सो इज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू सिलेक्ट ए गुड म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें, क्या फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स म्यूचुअल फंड में काम करते हैं एंड किन तरीकों से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP, SWP, लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो कि AMC यानी कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी रन करती है, उसको चलाती है। म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है, बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है, हमारे पब्लिक को NAV इशू करता है, उसके बदले फंड्स रेज करता है। अब आपको NAV क्या होता है? NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। किसी भी म्यूचुअल फंड के पास पर्टिकुलर यूनिट्स होती हैं जो वो पब्लिक को देगा एंड उसके बदले पब्लिक से पैसा लेगा। सो जो यूनिट्स होती हैं जो म्यूचुअल फंड पब्लिक को इश्यू करता है, उससे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज नोन एज NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू, एंड द कंपनी और द एसोसिएशन दैट रन्स अ म्यूचुअल फंड हाउस इज नोन एज AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो दो टर्म्स आपके यहाँ पे क्लियर है, AMC एंड NAV। AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे हम लोन लेते हैं बैंक से, सो हम क्या करते हैं, अपना कोलेटरल उन्हें देते हैं, उतने ही अमाउंट का लोन हम उससे लेते हैं। ऐसे ही फंड हाउस क्या करता है, अगर 100 रुपीज की NAV है, सो 100 रुपीज की NAV वो आपको म्यूचुअल फंड आपको देगा एंड 100 रुपीज आपसे लेगा। फिर अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स एंड शेयर मार्केट, वो आपको रिटर्न्स देता है। अब म्यूचुअल फंड ने आपसे फंड तो रेज कर लिया, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा नहीं रहेगा, वो बैंक में सेविंग अकाउंट में FD में पड़ा नहीं रहेगा। म्यूचुअल फंड्स में वो एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्या करेंगे, आगे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, शेयर्स में, एंड वहां से वो पैसे कमाएंगे। एंड जितना वो पैसे कमाएंगे उसमें से कुछ हिस्सा आपको देंगे, कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम म्यूचुअल फंड। इस तरीके से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं एंड AMC इनको रन करती हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे, उनके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स क्या होते हैं एंड किन तरीकों से हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, ऑलमोस्ट 8-9 मिनट की वीडियो होगी एंड बेसिक टर्म्स के इसमें हम बात करेंगे। सो यहाँ पे मैं टिकर टेप पे आ गया हूँ। टिकर टेप पे आने के बाद अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड्स दिखाऊं, सो यहाँ पे हर तरीके के म्यूचुअल फंड होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग, ETFs एंड इंडेक्स फंड्स। अब आप कहोगे ETFs क्या होते हैं? ETFs बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। ये भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये लाइव NAV होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ। आने वाली वीडियो में धीरे धीरे हर तरीके के म्यूचुअल फंड हम समझा देंगे। ELSS फंड की बात करें तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड होता है। इसमें आपका टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन इसमें रिटर्न्स जो है बहुत कम होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेविंग, इंडेक्स फंड से ETFs, किस में चीज में इन्वेस्ट करें। सो देखो होता क्या है, लार्ज कैप फंड्स जो हैं उसमें सारे हाथी भरे पड़े हैं। मतलब हाथी धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो अगर हाथी को टक्कर लगेगी तो वो नीचे भी धीरे धीरे उतरेगा। मतलब अगर आपका प्रॉफिट धीरे धीरे हो रहा है बाजार के ऊपर जाने में, तो आपका लॉस भी धीरे धीरे होगा बाजार के नीचे आने में। बात करें मिड कैप फंड की, तो मिड कैप फंड में सारे गधे घोड़े, गधे एंड भेड़िया, कुत्ते बिल्ली सब घुसे पड़े हैं। अगर गधा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मीडियम स्पीड से ऊपर जाएगा, तो नीचे भी मीडियम स्पीड से आएगा। मतलब अगर आपका लॉस एक अच्छी स्पीड में हो रहा है तो आपका मतलब आपका प्रॉफिट भी अगर अच्छी स्पीड में हो रहा है तो आपका लॉस भी अच्छी स्पीड में होगा। एंड बात करें स्मॉल कैप फंड की, तो इसमें सारे घोड़े भरे होते हैं। मतलब सारी घोड़े जैसी कंपनीज भरी होती हैं। अगर आपका स्मॉल कैप फंड में प्रॉफिट भी एकदम तेजी से होगा तो लॉस भी उतनी ही तेजी से होगा, बल्कि उसके डबल तेजी से भी हो सकता है। सो बेसिकली हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का मेन साइकोलॉजी क्या होती है कि हम सबसे पहले अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि हमें खाली प्रॉफिट्स के बारे में सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ गुड ट्रेडर इज अ दैट ट्रेडर विथ who thinks or who has the psychology of protecting its capital and not losing the capital in the market। मैं उस ट्रेडर को पर्सनली सक्सेसफुल समझूंगा जो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेगा, या कैपिटल का 10% भी लॉस कर देगा ना एक साल के अंदर, सो वो ट्रेडर एक सक्सेसफुल ट्रेडर माना जाएगा। सो बेसिक साइकोलॉजी हमारी ये होनी चाहिए मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के अंदर कि हमें अपनी कैपिटल को लूज नहीं करना है। प्रॉफिट होना हो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमें लूज नहीं करना है। सो बेसिकली हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे, टिकर टेप पे हम आ गए हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाते हैं। मेरी जो एडवाइस है वो यही रहती है कि इंडेक्स फंड्स में हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए।
अब देखो इंडेक्स फंड होता क्या है, ये बहुत ज्यादा बेसिक टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एक बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी वाले टीचर्स को भी पता होनी चाहिए। बेसिकली ये टर्म्स है, बहुत ही बेसिक टर्म्स है। इंडेक्स देखो होती क्या है, इंडेक्स कोई भी एक्सचेंज की जो टॉप कंपनीज है उनकी एक बास्केट बना दी जाती है, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे जितने इकोनॉमिक्स वाले हैं उन्होंने इंडेक्स नंबर्स पढ़ा है, वो थोड़ा थोड़ा रिलेट करने लगे होंगे। मतलब जो 50, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसकी एक बास्केट यानी इंडेक्स बनाई गई है, निफ्टी 50। सो अगर हम उन्हें 50 कंपनीज को ट्रैक करना हो उनकी परफॉर्मेंस को, तो हम निफ्टी से उन 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इंडिया की टॉप कंपनीज की परफॉर्मेंस को अलग अलग ट्रैक ना करके एक इंडेक्स के थ्रू ट्रैक करते हैं। सो उस बेसिस के लिए इंडेक्स बनाई जाती है। अब इंडेक्स फंड्स होते क्या है, जैसे निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज की एक इंडेक्स है। सो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं, उसको हम कहेंगे इंडेक्स फंड। कोई भी म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाता हो एंड आपको रिटर्न देता हो, उस म्यूचुअल फंड को हम इंडेक्स फंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली काफी सारे इंडेक्स है, जैसे बैंक इंडेक्स है, नेवी का फंड है, यहाँ पे फाइनेंशियल फंड है, यहाँ पे फार्मा इंडेक्स का फंड है। सो बेसिकली हम चलते हैं कोई भी एक फंड में चलते हैं, यहाँ पर कोटक हम फंड में चलते हैं यहाँ पर एंड देखेंगे कि क्या फाइनेंशियल फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स हमें मेजरली देखने होते हैं। जो मेजर रेशियोज हैं मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, कोई ज्यादा यहाँ पे डिटेल में बताने नहीं वाला। सो सबसे पहला जो हमारे को रेशियो आता है वो हम चलते हैं एंड सबसे पहली चीज जो मैं किसी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो मैं क्या चीज देखूंगा, वो सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर। सो यहाँ पर हम कोटक के बैंक इंडेक्स फंड में आ चुके हैं। यहाँ पे एनएवी हमें देखने को मिल रही है, नेट एसेट वैल्यू प्राइस चार्ट। यहाँ पर हाई हम देखें एनएवी का तो 14.7 का हाई मार चुकी है, लो हम देखें तो 10 का लो मार चुकी है। सीएजीआर की अगर हम बात करें सो इट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में और 3-4 सालों में जितना भी रिटर्न, एवरेज रिटर्न किसी भी म्यूचुअल फंड ने दिया है, किसी भी एसेट ने दिया है, तो उसको हम सीएजीआर कहते हैं बेसिकली। यहाँ पर हम मैक्सिमम रिटर्न देखें तो 20% इन्होंने रिटर्न निकाले हैं ओवर द पास्ट ईयर्स। अब हम चलते हैं मेजर रेशियोज में, जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं। सबसे पहला रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का होता है, वो है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, देखो अगर आप किसी भी ब्रोकर से कोई शेयर खरीदते हो या कोई एसेट खरीदते हो, कोई जमीन खरीदते हो, तो वो बीच में कमीशन लेता है। ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, मतलब आप इनडायरेक्टली तो मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करके किसी ब्रोकर यानी किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। सो कुछ परसेंट कमीशन म्यूचुअल फंड भी अपने पास रखेगा। वो परसेंटेज ऑफ कमीशन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाओगे, सो किसी भी नहीं, यहाँ पे बेसिकली हम कोटक फंड की बात कर रहे हैं। सो किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाओगे, किसी भी म्यूचुअल फंड के जरिए से अगर आप मार्केट में पैसा लगाओगे, तो जो कमीशन म्यूचुअल फंड खाएगा उसको बेसिकली एक्सपेंस रेशियो कहेंगे। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना सही रहता है, क्योंकि कमीशन जितना कम हो उतना आपका कैपिटल में से कटेगा। तो सपोज करो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 230 रुपए यहाँ पे आपके कट जाएंगे और वो म्यूचुअल फंड्स के चले जाएंगे। अब ये कटेंगे कैसे, जब आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे ना तो 230 आपके ऑलरेडी कट जाएंगे, 99,770 ही आपके इन्वेस्ट होंगे। सो बेसिकली एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। उसके बाद हम आएंगे एग्जिट लोड पे। एग्जिट लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एंड एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड के बारे में मेजरली लोगों को नहीं पता। जिन्होंने करोड़ों के कॉर्पस भी क्रिएट कर लेना म्यूचुअल फंड में, उनको भी बेसिक रेशियोज के बारे में नहीं पता होता। एग्जिट लोड बेसिकली वो रेशियो है यानी वो परसेंटेज है। सपोज फॉर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाया, 1 लाख रुपए पर मंथ की आपने एसआईपी करी एंड आपका कॉर्पस 10 करोड़ का क्रिएट हो गया। अब अगर किसी म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है, जैसे हम एफडी कराते हैं, एफडी को जब हम तोड़ते हैं टाइम से पहले, सो उसमें क्या होता है, हमें पेनल्टी लगती है। ऐसे ही जब हम म्यूचुअल फंड में से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो कुछ एग्जिट लोड लगता है, उस परसेंटेज को हम एग्जिट लोड कहते हैं। जब हम अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे तो कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड अपने पास रख लेगा, उसको हम कहेंगे एग्जिट लोड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एग्जिट लोड 1%, 2%, 3% भी होता है एंड किसी किसी म्यूचुअल फंड का 0% होता है। सो एग्जिट लोड जितना कम हो उतना ज्यादा सही रहता है। एग्जिट लोड यहाँ पे 0% है कोटक का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड एग्जिट लोड जितना कम हो उतना सही है। एक्सपेंस रेशियो भी जितना कम हो उतना अच्छा है।
सो दो रेशियोज यहाँ पे हमने बेसिकली सीख लिए जो कि हमें म्यूचुअल फंड में देखने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर टिकट टेप पे आप कोई भी शेयर ले सकते हैं एंड यहाँ पे रेशियोज में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा रेशियो मिल जाएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर शार्पी रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिटर्न्स भी अगर हम बात करें तो हमें पीयर कंपैरिजन भी करना चाहिए। अब देखो पीयर कंपैरिजन होता क्या है, बेसिकली ये तो वर्ड से पता चल रहा है। पीयर कंपैरिजन का मतलब जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं म्यूचुअल फंड के, उनके साथ हमें कंपैरिजन भी करना होता है कि क्या ये म्यूचुअल फंड अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। सो यहाँ पे कोटक का मैं पीयर कंपैरिजन कर रहा हूँ यूटीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड से। सो यहाँ पे अगर पूरे लाइफ का सीएजीआर देखें तो कोटक ने 20% का सीएजीआर दिया है, जबकि यूटीआई ने 12% का एंड एचडीएफसी ने 12.6 का एंड 12.6 का भी आईसीआईसी ने। सो कोटक ने यहाँ पे 20% का ज्यादा रिटर्न दिया है। सो बेसिकली मैं कोटक के पास जाना चाहता हूँ। अब तीसरा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो रेशियो है उसके बारे में हम चलते हैं, वो है AUM। AUM का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। देखो किसी भी कोई भी बिजनेस है, सपोज करो हम नॉर्मल लाइफ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई भी बिजनेस है, अगर पब्लिक उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, उसके पास एसेट्स धीरे धीरे पब्लिक के बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा एंड वो बिजनेस अच्छे रिटर्न देगा पब्लिक को। सो किसी भी म्यूचुअल फंड से बाद अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट उसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है, सो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली अगर मैं सीधी सीधी मुद्दे की बात बताऊं, सो AUM किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा उतना ज्यादा सही रहता है एंड AUM मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड के पास टोटली कितने एसेट्स है, वो होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एंड ये होता है लाखों करोड़ों में होता है हर म्यूचुअल फंड के पास। कोटक की बात करें तो 4,56,000 करोड़ से यहाँ पे है इनके पास AUM जो कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। एंड यहाँ पर अगर फंड AMC प्रोफाइल्स की बात करें तो देवेंद्र सिंघल एंड सतीश धूमपंती एंड अभिषेक विसेन यहाँ पर इनको मैनेज करते हैं। ये सब आपको टिकट टेक पे बेसिकली देखने को मिल जाएगा, जो कि कोई खास बात नहीं है। एक हम चलेंगे मेजर, मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमें देख लेना चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के बाद उसका किस किस सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन है। सो बेसिकली कोटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में इनका 48% है, इंश्योरेंस में 16%, बैंकिंग में 10%, कंज्यूमर फाइनेंस में भी 10% और अदर सेक्टर्स में 9%। सो बेसिकली डाइवर्सिफाइड आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए, मतलब हर सेक्टर में उसकी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो एज ऑफ मार्च 25 ये सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। सो बेसिकली मैं स्क्रीन यूज कर रहा हूँ टिकट टेप, आप भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही आपको कंपैरिजन एंड एनालिसिस में हेल्प करेगा। सो ये तरीका हो गया हम म्यूचुअल फंड को कैसे सिलेक्ट करें। बेसिकली 3 रेशियोज है, सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो, फिर दूसरा एग्जिट लोड एंड फिर तीसरा एसेट अंडर मैनेजमेंट। बस 3 मेजर रेशियोज आपको देखने हैं एंड कंपैरिजन करनी है कॉम्पिटिटर्स के साथ, पीयर कंपैरिजन करनी है एंड देन यू आर ओके टू गो विद। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, बेसिकली इस वीडियो में 3 रेशियोज के बारे में मैंने आपको बताया है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। वीडियो को ध्यान से देखना, आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना आ जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे SIP, HWP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद, जय भारत।